गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओहो, गुड इवनिंग। ओके, ठीक है बच्चों, आ जाओ। बोलो भाई हिंदी मीडियम। सर क्लास इज नॉट, क्लास स्टार्ट हो गई बच्चों। स्टार्ट। हाँ बच्चों, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। इतना देर हुआ सर? अरे कोई देर नहीं हुआ भाई, उधर आगे खींचेगा तो सही। ठीक है, चलो आ जाओ। सबके कमेंट विजिबल हैं? ठीक है, आ जाइए। ट्रांसलेशन? अरे भैया रुक जा, ट्रांसलेशन का नाम ना लो, आगे कुछ और। हाँ बच्चों, चलिए आ जाइए। चलिए बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी जो जेनेटिक कोड के हमने की थी वो बताओ जरा, लिख के कमेंट करके। अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक बता दिया था क्या? ओ हैप्पी बर्थडे अभी नहीं है भाई, क्या कर रहे हो यार? हैप्पी बर्थडे रोज बनाओगे क्या? 19 दिसंबर। हाँ हिंदी गया, ठीक है। ओके, कहां तक हुआ था? कहां तक हुआ था? अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक हो गया है क्या? बोलो देखो जरा किसको याद है। अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक, स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ, बढ़िया हूं, चलो आ जाओ, स्टार्ट करें। बच्चों देखो, जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, हर कोडॉन में 3 बेस है। राइट राइट। दूसरा हमने पढ़ा था जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल है। हाँ निशा, ठीक है। क्या जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल है? तीसरा नॉन ओवरलैपिंग, चौथा कॉमनलेस, पांचवा भी हो गया था बच्चों, है ना? वॉल्यूम इश्यू नहीं भाई, सही है। अनएम्बिगुअस भी हो चुका था, है ना? अरे वो अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक बोला था ना कि ईच कोडॉन कोड फॉर ओनली वन टाइप ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। एक ही तरह का अमीनो एसिड कोड करेगा हर कोडॉन। जैसे जी 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 केवल कोड करता है ग्लाइसिन, कुछ और कोड नहीं करता है। हाँ पढ़ चुके हैं अनएम्बिगुअस। ठीक है, अरे बोल तो रहा हूं भाई अनएम्बिगुअस, फिर से बोल दे रहा हूं। क्या कि हर कोडॉन केवल एक ही तरह के अमीनो एसिड को कोड करता है। जैसे यू 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 केवल कोड करता है फिनाइलएलनिन, कुछ और कोड नहीं करता। ठीक है, अब अगला, अगला मतलब 6 1, डीजनरेसी। 6 प्रॉपर्टी है बच्चों जेनेटिक कोड की, डीजनरेट या रिडंडेंट। डीजनरेट या रिडंडेंट। जेनेटिक कोड डीजनरेट होता है या रिडंडेंट होता है। अरे इसी को बोलते हैं डीजनरेसी या रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड, है ना? अनएम्बिगुअस बता दिया था, स्पेसिफिक होता है, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड कोड करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जीयूजी, वो डाउटफुल कोडॉन है, एम्बिगुअस कोडॉन है। एम्बिगुअस मतलब डाउटफुल, अनएम्बिगुअस मतलब डाउटलेस। सही है। हाँ, जीयूजी बस डाउट रहेगा हमेशा, पता नहीं क्या कोड करेगा, वैलिन कोड करेगा कि मिथियोनिन, कब क्या कोड करेगा आज पता चल जाएगा। आ जाओ बच्चों, देखो डीजनरेट या रिडंडेंट का मतलब क्या है, सुनिए। देखो 64 टाइप के कोडॉन है, जिनमें से 3 तो स्टॉप कोडॉन है, दे विल नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। तो बच्चे कितने? 61। 61, 61 बच्चे। और अमीनो एसिड कितने? 20। अरे 20 अमीनो एसिड के लिए 61 कोडॉन है अमीनो एसिड वाले, तो ऑब्वियस है हर अमीनो एसिड का एक से ज्यादा कोडॉन होगा। यही है डीजनरेसी या रिडंडेंसी। मतलब अमीनो एसिड आर कोडेड बाई, ऐसे लिख देता हूं, रुको। All amino acids are coded by, are coded by more than one codon। लेकिन दो एक्सेप्शन है, लेकिन दो एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्ट मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन।
इन दोनों के एक एक कोडॉन है, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के एक एक कोडॉन है। बाकी सभी अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन है। अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन होना क्या कहलाता है? क्या? एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन होना कहलाता है डीजेनरेसी। जैसे देखो ना बच्चों, मैक्सिमम कोडॉन किसके हैं? मैक्सिमम कोडॉन कितने हैं और किसके हैं? मैक्सिमम कोडॉन बच्चों किसी अमीनो एसिड के जो हो सकते हैं वो 6 हैं। कौन कौन से? साल, साल, साल। देखिए मैक, देखिए, एस से है सेरीन, ए से है आर्जिनिन, एल से है लाइसिन। सेरीन, आर्जिनिन, लाइसिन। इनका देख लो, टेबल में देखो ना, सही है। तो इनके 6 कोडॉन है, बताया ही था। अरे मॉड्यूल के क्वेश्चन दिए तो थे होमवर्क के फॉर्म में पिछले क्लास में, है ना? सही है। तो सेरीन, आर्जिनिन, लाइसिन। अरुण तू अपने लॉजिक अपने पास रख भाई, राजा रानी ना करे यहां पर। मैक्सिमम कोडॉन अपन ऐसे ही रखेंगे बच्चों, थोड़ा डिसेंट टाइप से। 6 कोडॉन वाले 3 अमीनो एसिड है, सेरीन, आर्जिनिन, लाइसिन। इन सब सेरीन, आर्जिनिन और ल्यूसीन। एक सेकंड, एल से क्या है? ल्यूसीन। टेबल में देख लो ना, है ना? टेबल में देख लो। अरे सेरीन दूसरे कॉलम में 4 है और चौथे कॉलम में 2 है, तो 6 हो गए। आर्जिनिन के चौथे कॉलम में ही पूरे 6 है। ल्यूसीन के पहले कॉलम में 6 है। ल्यूसीन बच्चे लिख दिया मैंने, ल्यूसीन, है ना? इसके बाद 5 किसी के नहीं है। 4 कोडॉन किसके किसके हैं? पहला कॉलम आखिरी बॉक्स कौन सा? वैलीन। दूसरा कॉलम पहला वाला छोड़ के मतलब प्रोलीन, थ्रियोनीन, एलानीन। और चौथे कॉलम का बच्चों आखिरी बॉक्स, चौथे कॉलम का आखिरी बॉक्स ग्लाइसिन। इन सब के 4 हैं। और 3 कोडॉन हैं आइसोल्यूसिन के। अरे पहले कॉलम में ना आइसोल्यूसिन 3 कोडॉन है। बाकी जितने बचे सबके 2-2 हैं। बाकी जितने बचे सबके 2-2 है। हाँ भाई, पहली स्लाइड है। हाँ, एक कोडॉन एक्सेप्शन में कौन कौन है? एक एक कोडॉन वाले एक्सेप्शन में 2 हैं, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। इनके एक एक कोडॉन है। मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के एक एक कोडॉन है। मिथियोनिन का जो एक कोडॉन है बच्चों वो है AUG। ट्रिप्टोफैन का एक कोडॉन है जो कि है चौथे कॉलम में है, ये स्टॉप कोडॉन के नीचे UGG। सही है? हाँ बोल सकता है गोपाल, ठीक है ना? कोडॉन पर कैसे क्वेश्चन बनेगा अभी देख लेना। एक तो प्रॉपर्टी, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, या कौन सा कोडॉन क्या कोड करता है ये। अगली प्रॉपर्टी देखो, 6 हो गए। 7वीं प्रॉपर्टी स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन, ध्यान दीजिएगा। अरे जहां से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा वो क्या होगा? mRNA चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जहां AUG मिलेगा वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, नीट में एनसीईआरटी के बाहर पिछले साल भी कुछ क्वेश्चन आए थे, इस साल भी आएंगे, ठीक है ना? तो रेडी रहना है। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना ही पढ़ना। देखो बच्चों, ना मेरे पास फालतू का टाइम है ना आपके पास कि आपको लगे यार कुछ भी पढ़ा रहे हो। नहीं बच्चे, मजबूरी है, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई बात नहीं अगले साल फिर तैयार करेंगे और फिर निकालेंगे नीट। मकसद 2026 ही है, नीट 2026 में ही निकालना है। तो जो जो मुझे बताना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? हाँ, अनएम्बिगुअस और डिजनरेसी में कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल दूर कर दूंगा मैं, थोड़ा वेट करो। हाँ ठीक है, आ जाओ। देखो भाई, स्टार्ट या इनिशिएशन कोडॉन। देखिए बच्चों, mRNA में चाहे जितना बड़ा हो, जहां भी AUG मिलेगा वहां से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा। एनसीईआरटी कहती है AUG के 2 फंक्शन होते हैं, डुअल फंक्शन। पहला, कोड फॉर मिथियोनिन। क्या कोड करता है? मिथियोनिन कोड करता है। दूसरा बच्चों, एक्ट एज इनिशिएशन कोडॉन। क्या करता है? इनिशिएशन कोडॉन का काम करता है। इनिशिएशन कोडॉन का काम करता है। बच्चे मिशन तो नीट ही है, नीट से ही एम्स जाओगे ईशा, है ना? मिशन तो नीट ही रहेगा ना, नीट के थ्रू ही एम्स मिलेगा, ठीक है? हाँ, फर्स्ट रैंक ले आओ, है ना? टॉप 50 में आ जाओ, एम्स मिल जाएगा। इस साल भी हमारी एक बच्ची गई है,
उसकी AIR-12 आई है, मेरी पढ़ाई हुई बच्ची थी। AIR-12 वाली जो है वो एम्स जाएगी, 12th रैंक है उसकी। अभी फिलहाल ये देखो, AUG के दो फंक्शन है, कोड फॉर मिथियोनिन और एक्ट एज इनिशिएशन कोडॉन। सही है। तो देखो बच्चों, अलग अलग, हाँ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देख लो बच्चा, ईशा फोकस कर लो, अभी कोई इधर उधर की बातें नहीं करते अपन, है ना। प्रोकारियोट की बात करते। देखो बच्चों, प्रोकारियोट हो या यूकारियोट हो, इनिशिएशन कोडॉन तो AUG ही रहेगा बच्चों, लेकिन थोड़ा सा एस्पेक्ट अलग है, थोड़ा गौर करिएगा। हाँ देखो देखो देखो, प्रोकैरियोटिक mRNA है बच्चों, मान लो एक AUG यहां है, एक UG कुछ और दूर पर है, बीच में दूसरे कोडॉन है ना। मान लो ये mRNA है, तो बच्चों जो पहला mRNA तो यहां से शुरू हुआ है, लेकिन जहां पर पहला AUG होगा वहीं से स्टार्ट होगा प्रोटीन सिंथेसिस। जो शुरुआत में है उसे स्टार्ट पोजीशन बोलो, जो बीच में उसे बोलो इनसाइड पोजीशन। प्रोकैरियोट में बच्चों, हाँ इल्मा, थोड़ा चैप्टर तो दमदार ही है। देखो मैं टॉपिक ही ऐसे पढ़ाता हूं कि लोगों को अच्छे समझना पड़े, ठीक है ना, दिमाग पे जोर डालना पड़े। मेरे टॉपिक सारे ऐसे, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। MEA था बच्चे, MEA बैच की थी वो, अरे नाम भूल रहा हूं मैं, अभी तो बात की थी कुछ दिन पहले, तो ठीक है ना, मैं नाम भूल जाता हूं। ओके, आ जाओ इधर आओ। AUG स्टार्ट कोडॉन और AUG इनसाइड वाली। देखो प्रोकैरियोट में थोड़ा केस अलग है बच्चों, ठीक है, गिफ्ट में जो चाहिए वो मिलेगा, रैंक अच्छी आएगी तो, लेकिन अभी पूरा फोकस हमारा पढ़ाई में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मकसद पूरा नहीं होगा। देखो जरा, AUG बच्चों, देखो mRNA कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जहां पर पहला AUG आएगा ना वहीं से प्रोटीन बनना शुरू होगा। अब देखो जरा, अगर AUG शुरुआत में है तो AUG विल कोड फॉर मिथियोनिन, नहीं उसमें फॉर्माइल ग्रुप लगा होगा, N फॉर्माइल मिथियोनिन। प्रोकैरियोट में जो इनिशिएशन कोडॉन होगा AUG, हाँ आशीष सिंह पीयूष बिल्कुल सही बोला, आशीष पढ़ा है बच्चे उससे, है ना, अभी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी उससे। N फॉर्माइल मिथियोनिन AUG, ठीक है, AUG स्टार्ट कोडॉन है, और ये क्या कोड करता है, N फॉर्माइल मिथियोनिन। अरे सबको पता है नाम, क्या बात है। अच्छा, लेकिन AUG कहीं और है ना बच्चों, प्रोकैरियोट में थोड़ी भेदभाव है, प्रोकैरियोट में कुछ भेदभाव है। क्या भेदभाव है? भेदभाव यह है कि जो AUG शुरुआत में है वो स्टार्ट कोडॉन का काम करेगा, एंड इट विल कोड फॉर N फॉर्माइल मिथियोनिन, और AUG कहीं और है तो क्या कोड करेगा, सिर्फ मिथियोनिन। सही है। यूकैरियोट में कोई भेदभाव नहीं है। मान लो यूकैरियोटिक mRNA है, एक AUG यहां है, एक AUG यहां है, तो ये स्टार्ट पोजीशन पर है, ये इनसाइड है कहीं। तो यूकैरियोट में जो AUG स्टार्ट कोडॉन का काम कर रहा है वो भी मिथियोनिन कोड करता है बच्चों, और जो बीच में कहीं है वो भी मिथियोनिन ही कोड करता है। कोई भेदभाव नहीं है यूकैरियोट में। सही है। हाँ दिव्यांशु, अब फोकस करते हैं ना। अच्छा सुनो, अब बात बच्चों सुनो, मेरी बात सुनो। हमारे mRNA में पक्का AUG होगा ही होगा, और ये मिथियोनिन कोड करेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक mRNA में बच्चों, प्रोकैरियोटिक mRNA में कभी कभी AUG स्टार्ट कोडॉन, पूरे mRNA खोज डाला, AUG मिला ही नहीं। प्रोकैरियोटिक mRNA में कभी कभी ऐसा होता है, पूरा mRNA खोज डाला, AUG मिला ही नहीं। इन दैट केस GUG स्टार्ट कोडॉन का काम करेगा। किसमें? हमारे में नहीं, केवल प्रोकैरियोट में। मैं लिख रहा हूं लाइन, ये देखो इन प्रोकैरियोटिक mRNA, सिर्फ प्रोकैरियोट की बात कर रहा हूं बच्चों। इन प्रोकैरियोटिक mRNA, if AUG is absent, then GUG act as start codon। तब GUG का, हमारे में नहीं, सिर्फ प्रोकैरियोट में। और देखो, मान लो बच्चों ये प्रोकैरियोटिक mRNA, पूरा mRNA खोज डाला, AUG मिला ही नहीं भाई, तो फिर
GUG स्टार्ट कोडॉन का काम करेगा। बच्चे जो GUG mRNA में शुरुआत में है ना, वो स्टार्ट कोडॉन का काम करेगा, और जो बीच में है वो तो नॉर्मल है। तो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ठीक है, देखिएगा, GUG जो है बच्चों, जब स्टार्ट कोडॉन का काम करता है तब कोड करता है एन फॉर्माइल मिथियोनिन। क्या कोड करता है? एन फॉर्माइल मिथियोनिन। लेकिन जो GUG स्टार्ट कोडॉन का नहीं, कहीं और है, वो अपना नॉर्मल कोड करता है वैलिन। पिछली क्लास में ना बोला था, AUG जो है स्टार्ट कोडॉन का काम कर रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई। GUG को नहीं बोला था डाउटफुल कोडॉन, एम्बिगुअस डाउटफुल कोडॉन, पता नहीं क्या कोड करेगा मिथियोनिन की वैलिन। तो ये कंडीशन है। GUG सिर्फ प्रोकैरियोटिक mRNA में ही स्टार्ट कोडॉन का काम करेगा, वो भी कब? जब AUG ना हो तब। और जब स्टार्ट कोडॉन का काम करेगा GUG, तो क्या कोड करवाएगा? एन फॉर्माइल मिथियोनिन। और बाकी जगह अपना नॉर्मल वैलिन कोड करेगा। सही है? हाँ, ठीक है, आ जाइए। तो बच्चों, स्टार्ट कोडॉन वाली बात हो गई। 7वीं प्रॉपर्टी, 8वीं और आखिरी स्टॉप कोडॉन। 8वीं और आखिरी प्रॉपर्टी है बच्चों स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन। अरे, जहां से प्रोटीन बनना बंद हो जाए। प्रोटीन कहां से बनना बंद होगा? mRNA में कहीं भी क्या आ जाए? UAA। क्या आ जाए? UAA आ जाए, या UAG आ जाए, या UGA आ जाए। तीन में से कोई भी एक आ जाए बच्चों, प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। पता है UA का निकनेम क्या है? ओकरे। निकनेम बता रहा हूं। UAG का अंबर और UGA का ओपल। ये निकनेम है, याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है स्टॉप कोडॉन UAA है, UAG है और UG है, बस। ये कोई अमीनो एसिड नहीं कोड करेगा। mRNA में कहीं भी आ जाए, प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। सही है? अच्छा, ठीक है बच्चों, और आओ। तो बोलो बच्चों, टोटल कोडॉन कितने हैं? 64। कितने हैं? 64। अब 64 में से नॉनसेंस कोडॉन कितने हैं? अरे मतलब स्टॉप कोडॉन कितने हैं? 3। बाकी 61 क्या करेंगे? एमिनो एसिड कोड करेंगे। बाकी 61 एमिनो एसिड, 61 कोडॉन क्या करेंगे? एमिनो एसिड कोड करेंगे। उन्हें क्या बोलूं? जो कोडॉन एमिनो एसिड कोड करता है उसे क्या बोलते हैं? सेंस कोडॉन। क्या बच्चों? सेंस कोडॉन। तो सेंस कोडॉन कितने हो गए? 61। और याद है हर कोडॉन के लिए एक टीआरएनए होता है, तो टीआरएनए भी कितने हुए? 61। सही है? स्टॉप कोडॉन, जेनेटिक कोड की टेबल की बात चल रही थी बच्चों। सही है? नहीं है PYQ, तभी ना मैंने बोला नहीं करो यार। ओकरे अंबर ओपल नहीं याद करो, बस ये याद रखो। ठीक है? अरे 7 पॉइंट तो सबसे आसान था भाई। स्टार्ट कोडॉन था, AUG स्टार्ट कोडॉन का काम करता है। प्रोकैरियोट में है तो एनफॉर्माइल मिथियोनिन कोड करेगा, यूकैरियोट में है तो मिथियोनिन कोड करेगा। हाँ, प्रोकैरियोटिक mRNA में कभी कभी AUG नहीं होता तो GUG स्टार्ट कोडॉन का काम करता है, वो भी एनफॉर्माइल मिथियोनिन ही कोड करेगा। सही होगा? यूकैरियोट में AUG होगा ही होगा mRNA में, कभी होगा ही ऐसा नहीं कि AUG नहीं है हमारे में होके रहेगा। ठीक है? अच्छा बच्चों, एक चीज और सुनो सुनो सुनो, अभी इधर उधर नहीं करो। पता है लोगों को डाउट किस चीज का होता है? डीजनरेट और अनएम्बिगुअस में कंफ्यूजन। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ध्यान से हिंट दे रहा हूं, एमिनो एसिड से बोलना शुरू करोगे ना तो डीजनरेसी में आओगे। अरे अभी तो बोला भाई AUG होगा यूकैरियोट में, कभी ऐसा होगा ही नहीं। मैंने बच्चों बोला, फिर से बोलता हूं, अनएम्बिगुअस और डीजनरेसी में कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ तरीका बता रहा हूं। जब एमिनो एसिड से बोलना शुरू करोगे ना तो डीजनरेसी तक पहुंचोगे, और कोडॉन की तरफ से बोलना शुरू करोगे तो अनएम्बिगुअस की तरफ पहुंचोगे। बोलना शुरू करो, देखो आ जाओ। मैंने बोला यू कोडॉन से शुरू किया है, कोड फॉर ओनली फिनाइलएलानिन। क्या है ये? अनएम्बिगुअस। सही है? कोड फॉर यू कोडॉन। कुछ और कोड करता है क्या? नहीं, सिर्फ फिनाइलएलानिन कोड करता है, ये अनएम्बिगुअस है। UUC कोड ओनली एंड ओनली फॉर
फिनाइलएलनीन कुछ और कोड करता है क्या? नहीं, तो अनएम्बिगुअस है। यूयूयू कोड ओनली फॉर फिनाइलनीन, यूयूसी कोड ओनली फॉर फिनाइलनीन, ये अनएम्बिगुअस है। लेकिन अब एमिनो एसिड से बोलना शुरू करो। क्या? फिनाइलएलनीन के 2 कोडॉन हैं, ये डिजनरेसी है। यूयूयू क्या कोड करता है? केवल फिनाइलएलनीन, अनएम्बिगुअस। यूयूसी कोड फॉर ओनली फिनाइलनीन, कुछ और कोड करता है क्या? नहीं, ये अनएम्बिगुअस है। लेकिन अब अमीनो एसिड की तरफ से बोलो, फिनाइलएलनीन के 2 कोडॉन है, दिस इज डिजनरेसी। समझ में आ गई बात? चलिए, हो गए सारे प्रॉपर्टी। हाँ, शिवम कुमार बोल रहे हर प्रोटीन में मिथियोनिन होगा रहेगा, मतलब हाँ शिवम मेरी बात पूरी सुन और सभी लोग सुने। देखो, मैं मानता हूं जब भी अमीनो एसिड बनेगा, प्रोटीन जब भी बनेगा, पहला अमीनो एसिड कौन सा लगेगा? मिथियोनिन लगेगा। क्या लगेगा? मिथियोनिन ही लगेगा। लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान वो जो पहला अमीनो एसिड है मिथियोनिन, जरूरत के हिसाब से हटाया भी जा सकता है और किसी में नहीं हटाया जाएगा। तो फंक्शनल प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन बनते समय जरूर पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन ही होगा। सही है? आ जाइए बच्चों, चलिए आ जाइए, ये वाला हिस्सा हटाता हूं। देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज तो हो गई, अब कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे। मान लो बच्चों, एक क्वेश्चन आया, हाउ मेनी, ध्यान से, हाउ मेनी मिनिमम नाइट्रोजन बेसिस would have been present? How many minimum nitrogen bases would have been present in mRNA? In mRNA, if it code for polypeptide chain, with 70 amino acids. ये क्वेश्चन है बच्चों। स्टॉप कोडॉन का काम है ना भाई, प्रोसेस रोकने के लिए। गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? ब्रेक होता है ना, इसीलिए होता है, प्रोसेस को रोकने के लिए, और क्या। हाँ चलिए, अब आ जाइए, ये सवाल है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मिनिमम नाइट्रोजन बेस कितने होंगे एमआरएनए में? जब कितने अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं? 70 अमीनो एसिड। इमरान ने बिल्कुल सही बताया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 210, 210, 213, 213, 210, 213, 210, 213, 210, 213, 2 तरह के आंसर आ रहे हैं बच्चों, 2 तरह के आंसर आ रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, देखो देखो, ध्यान से सुन, ध्यान से। अब हो गया, कमेंट हो गया, अब फोकस करते हैं। आइए बच्चों, एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक कोडॉन, क्या? एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक सेंस कोडॉन चाहिए, मतलब अमीनो एसिड कोड करने वाला कोडॉन चाहिए एक अमीनो एसिड के लिए। सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक? तो 70 अमीनो एसिड के लिए सर 70 कोडॉन चाहिए, 70 अमीनो एसिड के लिए 70 सेंस कोडॉन चाहिए। बिल्कुल चाहिए बच्चों, लेकिन सुनो तो मेरी बात, 70 अमीनो एसिड बनने के बाद, 70 अमीनो एसिड बनने के बाद ये प्रोटीन बनना बंद क्यों हो गया? 70 अमीनो एसिड के बाद प्रोटीन बनना बंद क्यों हो गया? क्योंकि 70 कोडॉन के बाद स्टॉप कोडॉन आ गया। 70 कोडॉन के बाद एक स्टॉप कोडॉन आ गया, समझ रहे हो? तभी तो रुक गया भाई। तो 70 कोडॉन है, तो हर कोडॉन में 3 बेस है, तो 17 to 3 बेसेस, एक तो ये हो गए, प्लस स्टॉप कोडॉन में भी, एक स्टॉप कोडॉन में 3 बेस है, जोड़ लो कितना हुआ? 210 प्लस 3, 213 बेसिस। ये आंसर है, सही है? 3 स्टॉप कोडॉन नहीं, कोई एक स्टॉप कोडॉन से प्रोसेस रुक जाएगी। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। मान लो ऑप्शन में 213 नहीं है, सिर्फ 210 है, 210 दे आओ। मतलब वो छोटे बच्चों वाला सवाल है कि भाई 70 अमीनो एसिड हैं, 70 कोडॉन है, 70 कोडॉन है, 210 बेस, हर कोडॉन में 3 बेस है, तो 70 अमीनो एसिड 70 कोडॉन,
70 इंटू 3 210 बेसिस। अगर 213 नहीं है तो 210 दे आओ, लेकिन अगर 210 और 213 दोनों है तो 213 देकर आएंगे। समझ गए? हाँ। अब सुनो मेरी बात, सेम सवाल लेकिन mRNA की जगह सिस्ट्रॉन है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन mRNA की जगह सिस्ट्रॉन में पूछ लिया। आपका यह सवाल पूरा हो चुका है, mRNA वाला। अब मैं बोल रहा हूं सिस्ट्रॉन में कितने होंगे पूछ लिया, तो सिस्ट्रॉन में पूछ लिया तो क्या करेंगे? अरे भाई क्या कर रहा है मीत? स्टार्ट कोडॉन तो भाई क्या कर रहा है यार? स्टार्ट कोडॉन भी तो सेंस कोडॉन ही है, वो भी तो अमीनो एसिड कोड कर रहा है। स्टार्ट कोडॉन खा नहीं गया। अलर्ट रहो भाई, सेंस कोडॉन ही तो है, स्टार्ट कोडॉन उसी में आ जाएगा 70 में। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं लोग? मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है मनोहर लेकिन इतना कम से कम होना चाहिए। हाँ, खुशी बोल रही है 426, दीपक बोल रहा है 426, मनीषा 426। हाँ, विदाउट स्टॉप कोडॉन 200। 426, मनीष 420, 420, 426, 426, 210 भी बोल रहे हैं लोग। अच्छा आ जाओ, अब भूल गए लगता है बच्चों। सिस्ट्रॉन की डेफिनेशन याद है? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो पॉलीपेप्टाइड बनाए, सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओ भाई डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड है, तो अगर सिस्ट्रॉन बोला जा रहा है बच्चों तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात हो रही है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की याद करो, एक स्ट्रैंड है 3 से 5, एक स्ट्रैंड है 5 से 3, यही है ना? अरे इसी डीएनए से तो mRNA बना है, जिसमें 213 बेस है भाई। अगर 213 बेस mRNA में है, अगर बच्चों mRNA में 213 बेस है तो जिस टेम्पलेट से बना है, अरे बच्चों मिनिमम की बात हो रही है यार, इंट्रॉन ना गिनना यार, मिनिमम की बात चल रही है, ठीक है ना? अच्छा, 213 बेस जब mRNA में है बच्चों, तो जिस टेम्पलेट स्ट्रैंड से बना है उसमें भी तो कम से कम 213 बेस होंगे, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री में भी तो उतने ही होंगे। अगर mRNA में 213 बेस है तो कम से कम 213 बेस तो है ही है टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में, और उतना ही उसके कॉम्प्लीमेंट्री में। तो कितना हो गया बच्चों? मिनिमम कितने बेसिस होंगे सिस्ट्रॉन में? 426 बेसिस। सिस्ट्रॉन में आ जाए तो 426 बोलना होगा, सही है? ये लो भाई, हाँ ठीक है। चलिए, ये सवाल हो गया बच्चों। सवाल 639 कैसे आ गया भाई तेरा? क्या क्या जोड़ डाला? mRNA का भी जोड़ दिया गया। चलो आ जाओ, ठीक है बच्चों। एक सवाल, अगला सवाल है, हाउ मेनी amino acids will be coded by mRNA having 120 bases? अगर mRNA में 120 बेस हैं तो कितने अमीनो एसिड कोड करेगा? बोलो भाई। हाँ, टेम्पलेट पूछता तो 213 हो जाता। बच्चे डीएनए में तो सब कुछ है ना, सिस्ट्रॉन में तो स्टार्ट कोडॉन तो होता ही नहीं ना डीएनए में बच्चे, वहां तो पूरा डीएनए ही होता है। उसका भी एक काम था, स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन बनवाना, अलग अलग है। स्टॉप कोडॉन प्रोटीन नहीं बना रहा है, लेकिन रेगुलेट तो कर रहा है ना, तो रेगुलेशन को भी तो जीन बोलते हैं ना बच्चे, जो रेगुलेट करे। हाँ भाई, आंसर आने लग गए, 40, 39, 38। नहीं, सिस्ट्रॉन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जिसने आपको पढ़ाया है सिर्फ कोडिंग वाला है, गलत है। तो बच्चा जो बोला जा रहा है फॉलो करना है। हाँ अच्छा ठीक है, आ जाओ। हाँ, मैक्सिमम के आंसर 39 आ रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अगर बेसिक सवाल है तो 120 बेस 40 कोडॉन, खत्म, 40 अमीनो एसिड। अगर 40 अमीनो एसिड है, ऑप्शन में 39 नहीं है, बिल्कुल सब 39, 40, 39 यही चल रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 40 अमीनो एसिड दिया है, 39 है ही नहीं, 40 दिया, वो कह रहे हैं 120 बेस हैं तो 40 कोडॉन 40 अमीनो एसिड, बस।
लेकिन अगर 40 और 39 दोनों है, 39 देकर आएंगे। आओ इधर। अरे भाई 3 बेसिस से बनता है एक कोडॉन, 3 बेसिस से एक कोडॉन, तो 120 बेसिस से 120/3 कितने हो गए? 40 कोडॉन्स। अब 40 कोडॉन्स में से एमआरएनए में कुल 40 कोडॉन है अनिल, टोटल 40 कोडॉन है, उनमें से एक स्टॉप भी तो है, तो 39 हो गए सेंस कोडॉन, 39 हो जाएंगे सेंस कोडॉन, और एक हो जाएगा बच्चों स्टॉप कोडॉन। तो सेंस कोडॉन 39, तो 39 अमीनो एसिड कोड होंगे। अगर 39 ऑप्शन में नहीं है तो समझ जाओ छोटे बच्चों वाला सवाल है, 40 कोडॉन 40 अमीनो एसिड। लेकिन अगर 40 और 39 दोनों है तो 39 जाएगा। सही है, ओके। चलो आओ, एक सवाल और हाइपोथेटिकल है, बहुत पहले आईपीएमटी में आया हुआ था इसलिए करा रहा हूं। मान लो बच्चों क्वेश्चन आ गया, हाइपोथेटिकल सवाल है, इफ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, इफ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन एमआरएनए। एमआरएनए में 4 तरह के बेस होते हैं, है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। लेकिन मान लो 4 नहीं 5 तरह के हैं, और अमीनो एसिड 20 नहीं 150 टाइप्स के हैं। एंड कितने टाइप के अमीनो एसिड हैं? 150 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं, एंड 150 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हैं। देन हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसिस, then how many nitrogen bases would be present in each codon? ये सवाल है बच्चों। मतलब सवाल ये है कि माना कि एमआरएनए कितने तरह का है, एमआरएनए में नाइट्रोजन बेस कितने तरह के हैं? 4 नहीं है 5 तरह के हैं। अमीनो एसिड 20 होता है, लेकिन मान लो 150 तरह के हैं। तो अब बताना है कि हर कोडॉन में कितने बेस होंगे। कुछ लोग के तो आंसर भी आ गए, पंकज, श्रेयांश, है ना। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमन, बिल्कुल सही पकड़े। खुशी, अरुण, इमरान, पंकज, मलिक, नम्रता, उबैद नहीं यार क्या कर रहे, सिमी, शिफा, मोनू, रोहित, अरे तेरे सारे का 4 का टाइप किया भाई। अच्छा चलिए बच्चों आ जाइए, सबके नाम नहीं ले सकता ना यार। चलो आ जाओ इधर आओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें वो फॉर्मूला लगाना है जो उस दिन बनाया था अपन ने, याद है, टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस। भाई फॉर्मूला बनाया था ना अपन ने, फॉर्मूला बनाया था अपन ने, क्या फॉर्मूला बनाया था? टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस रेज टू पावर n। तो क्या हो जाएगा? टोटल पॉसिबल कोडॉन्स, है ना, यही था। तो टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस कितने हैं बच्चों? 5। याद है एन क्या था? हर कोडॉन में कितने बेस है? अरे एन की वैल्यू निकालनी है आपको, एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 करते रह जाओ। कब तक? अरे भाई 150 टाइप ऑफ अमीनो एसिड हैं, एन की वैल्यू 1 2 3 4 ले जाओ। कब तक? जब तक 150 पार ना हो जाए। अरे 150 अमीनो एसिड के लिए कम से कम 150 कोडॉन तो चाहिए। तो जैसे ही 150 कोडॉन पार हो आंसर दे दो। सही है, तो चलो, अगर सिंगलेट है, अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट है, एक कोडॉन में एक बेस है, 5 रेज़्ड पावर 1, कितने कोडॉन हो जाएंगे बच्चों? 5 कोडॉन्स। बोलू इनसफिशियंट टू कोड फॉर 150 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। अगर डबलेट है तो हर कोडॉन में 2 बेस हैं, तो एन की वैल्यू 2 ले लो, तो 25 कोडॉन हो गए। और भाई 25 कोडॉन से काम नहीं चलेगा, इनसफिशियंट है, कम से कम 150 कोडॉन तो चाहिए ही चाहिए 150 को एमिनो एसिड के लिए। तो ट्रिपलेट कर लो, 5 क्यूब, अरे तो 125 कोडॉन हो गए। अरे नहीं भाई, अरे कम से कम 150 कोडॉन चाहिए। तो चलो जेनेटिक कोड को क्वाड्रुपलेट ले लो या टेट्राप्लेट ले लो। क्वाड्रुपलेट मतलब एन की वैल्यू 4 ले लो, कितने हो जाएंगे? 625 कोडॉन्स। बोलो सफिशियंट या बोलो मोर देन सफिशियंट टू कोड फॉर 150 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। सफिशियंट टू कोड फॉर 150 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। तो क्या आंसर आ गया कि ईच कोडॉन विल हैव 4 बेसिस। तो
1 कोडॉन में कितने बेसिस होंगे? 4 बेसिस हो। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, ज्यादा डरना नहीं है। जितने तरह के बेस दिए हैं, जितने तरह के बेस दिए हैं, रेस्ट पावर 1 2 3 4 कर डालो। जैसे अमीनो एसिड का नंबर पार हो वही आंसर होगा। अंकित अभी थोड़ी देर बोला हाइपोथेटिकल सवाल है। ऐसे तो अमीनो एसिड भी 20 ही होते हैं, हमने 150 लिखे हैं। आया हुआ क्वेश्चन है आईपीएमटी में बहुत पहले। ठीक है, ये हो गया। चलिए बच्चों, ये न्यूमेरिकल हो गए, जेनेटिक कोड पर बेस्ड है ना। क्वेश्चंस आते हैं, पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैंने। अब बच्चों एक पता नहीं आड़ा तिरछा एक टॉपिक है, सुन लो जरा थोड़ा सा शॉर्ट में। हाँ देखो बच्चों, एक्चुअली इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड से कनेक्टेड है ये, नहीं तो मैं ना बताता इसको। वबल हाइपोथेसिस जिसे दिया था क्रिक ने, वबल हाइपोथेसिस। गोपाल सिस्ट्रॉन में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर, अब भाई सिस्ट्रॉन में स्टॉप कोडॉन नहीं होता बच्चे, एमआरएनए में होता है, डीएनए में थोड़ी ना होता है स्टॉप कोडॉन। काजल तुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई? सवाल ही तो बनाया यार। एक एमआरएनए में 5 तरह के बेस हैं, रेस पावर 1 2 3 4 कर दे। फॉर्मूला यूज कर जो पिछली क्लास में बताया था, टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस रेस टू पावर एन। तो जितने तरह के नाइट्रोजन बेस है उसमें 1 2 3 4 लगा दे। टोटल पॉसिबल कोडॉन कितने चाहिए तुझे? कम से कम 150 चाहिए, तो एन की वैल्यू बढ़ाते रह, जैसे 150 पार हो बोल दे, हर कोडॉन में उतने बेस होंगे, और उसमें क्या है। अच्छा, वोबल हाइपोथेसिस बच्चों थोड़ा अलग टाइप का है, बहुत ध्यान से समझना होगा, हमें तगड़े तरीके से समझना होगा। ठीक है, सेंट्रल डोगमा भी क्रिक ने दिया था, बिल्कुल हटके भेजे को परफेक्ट रखना, कमेंट कमेंट ना करते रहना, फोकस यहां पर। देखो बच्चों, नॉर्मली क्या होता है, थ्योरी बाद में, हाँ थ्योरी बाद में होगा। बच्चे सिस्ट्रॉन इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट? भले ही एक स्ट्रैंड से एमआरएनए बने ना बने, उससे कोई मतलब नहीं है, सही है। अब सुनो मेरी बात बच्चों, देखो एक एमआरएनए है, थ्योरी बाद में लिख दूंगा, हाँ देखो अभी कमेंट बंद, एमआरएनए पर फोकस कर। एमआरएनए में बच्चों मान लो यहां पर कोडॉन है यूयूसी। क्या है? यूयूसी। अब यूयूसी है तो आ, इससे जुड़ने जो टीआरएनए आएगा बच्चे, जो टीआरएनए आएगा उसमें एंटीकोडॉन क्या होगा? उसमें एंटीकोडॉन क्या होगा देखो तो, ए जी। अरे तब ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ए यू जी सी। वबल मतलब मिस्टेक या गलती है, बोलो मिस पेयरिंग। मलिक 150 के बराबर आ जाए तो भी आगे बढ़ाए। हाँ बच्चे, स्टॉप कोडॉन के लिए बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, हाँ निखिल, वबल हाइपोथेसिस एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड तो पढ़ना पड़ेगा ना। अगर वो नहीं पढ़ना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं वोबल हाइपोथेसिस पढ़ने का। लेकिन बाकी को पढ़ा दूं ताकि उनकी रैंक आ जाए यार, फर्स्ट रैंक आ जाए, शायद टॉप रैंक। कोई क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, फंस गया, और जिन्हें नहीं पढ़ा उनको ना आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चिंता ना करो, तो फोकस करते रहो, बस हो गया। फालतू की चीजें नहीं बता रहा हूं मैं, जो जहां होगा बताते चलूंगा, ठीक है। अच्छा चलो, एक एमआरएनए पर कोडॉन है यूयूसी, ठीक है। एंटीकोडॉन कौन सा आएगा? एएजी। और जो टीआरएनए इससे आकर जुड़ा है ना बच्चों, वो अपने साथ लेकर आया है फिनाइल एलानीन। क्या लेकर आया है? फिनाइल एलानीन एमिनो एसिड। आपको कुछ जानकारी देनी है मुझे। आपको पता है ये एमआरएनए 5 डेसेंड है, ये 3 डेसेंड पर एमिनो एसिड जुड़ता है। इसका मतलब हुआ, हाँ बिल्कुल है चार्ल्स भाई। तो देखो ये एमआरएनए को ये टीआरएनए सीधा करो ना जरा, थोड़ा सा इसको ले जाओ नीचे लाओ, तो क्या हो जाएगा इधर 5 डैश। इसको नीचे लाओ इधर वाले को, ये 3 डैश, है ना, 3 डैश है ये, ध्यान से बिल्कुल, ये 3 डैश है। और एमआरएनए में याद है इधर 5 डैश है, इधर 3 डैश है। भाई मेरा तो सिंपल सा कहना है, सिंपल सा कहना है क्या,
कि जो भी चीज पढ़ा जाता है 5 से 3 पढ़ा जाता है। किससे पढ़ा जाता है? 5 से 3। तो एमआरएनए में बच्चों, आगे बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, बाद में वोवल हाइपोथेसिस, क्योंकि सब कुछ आपके सामने होता है फिर भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। आप में से कईयों को यह नहीं पता है क्या? देखो मैं बता रहा हूं, बच्चे 5 से 3 पढ़ना है तो एमआरएनए का ये पहला बेस, ये दूसरा बेस, ये तीसरा बेस, सही है। और लेकिन टीआरएनए में एंटीकोडॉन में 5 से 3 तो यही है, यही है, तो 5 से 3 ही है, तो ये पहला बेस, ये दूसरा बेस, ये तीसरा बेस। मतलब सुने क्या? एमआरएनए कोडॉन का पहला बेस, कोडॉन का पहला बेस एंटीकोडॉन के तीसरे बेस से पेयर करता है। कोडॉन का पहला बेस एंटीकोडॉन के पहले बेस से पेयर करता है। कोडॉन का दूसरा बेस एंटीकोडॉन के दूसरे बेस से पेयर करता है। और कोडॉन का तीसरा बेस एंटीकोडॉन के पहले बेस से पेयर करता है। नीट में सवाल आ गया, एमआरएनए और टीआरएनए जब जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं? एंटी पैरेलल। कैसे जुड़ते हैं टीआरएनए एमआरएनए? एंटी पैरेलल। देख लो ना, एमआरएनए 5 से 3 है और टीआरएनए 3 से 5 है। एक 5 से 3 है, एक 3 से 5 है, हुआ ना एंटी पैरेलल। ये बेसिक बातें जो हमें आनी चाहिए। आजकल लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा देने लगे हैं, ठीक है बच्चों? अच्छा, तो कोडॉन का पहला बेस एंटीकोडॉन का तीसरा, कोडॉन का दूसरा एंटीकोडॉन का दूसरा, कोडॉन का तीसरा और एंटीकोडॉन का पहला बेस पेयर करता है। ये बेसिक नॉलेज हो गई। अब बात आई वोबल हाइपोथेसिस। बच्चों, जो एमआरएनए, जो कोडॉन है यूयूसी, उससे कौन सा टीआरएनए जुड़ेगा? जिसमें एंटीकोडॉन हो एएजी, और वो फिनाइलएलनिन लेकर आता है। अरे तभी तो यूयूसी कोडॉन कोड फॉर फिनाइलएलनिन, सिंपल। लेकिन यहां तो अभी कुछ गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तो अब होने वाली है। मान लो बच्चों, एक एमआरएनए है, 5 से 3 ही है, और एंटीकोडॉन है यूयूयू, है ना, ये है। अब इससे जो टीआरएनए जुड़ने आएगा बच्चों, जो टीआरएनए जुड़ने आएगा उसमें वो क्या लेकर आए? अरे यूयूयू भी तो फिनाइलएलनिन ही कोड करता है, वो भी फिनाइलएलनिन लेके आएगा। कौन सा टीआरएनए आकर जुड़ना चाहिए इससे? जिसमें एंटीकोडॉन हो एएए, जिसमें एंटीकोडॉन हो एएए। समझ रहे हो मेरी बात? फिर से सुनना, कोडॉन है यूयूयू, तो एंटीकोडॉन क्या होना चाहिए? एए। लेकिन कभी कभी, ध्यान से समझना, कभी कभी अरे यही वाला टीआरएनए उससे जुड़ जाता है, एजी वाला। हाँ, ए जी। सर कैसे? अरे एयू तो कॉम्प्लीमेंट्री है सर, समझ गए। एयू कॉम्प्लीमेंट्री है, जुड़ जाएगा, समझ गए। लेकिन जीयू, अरे यही तो मिस पेयरिंग है, यही तो वोबल पेयरिंग है। ये जो कोडॉन के पहले 2 बेस होते हैं ना, ये स्पेसिफिक बेस पेयरिंग करते हैं। कोडॉन के जो पहले 2 बेस है वो स्पेसिफिक बेस पेयरिंग करते हैं, वो मिस पेयरिंग नहीं करेंगे। लेकिन कोडॉन का तीसरा बेस वॉबली बेस कहलाता है, गलतियां करता रहता है। मिस पेयरिंग कर लिया यू के साथ, ए जी और यू मिस पेयरिंग हो गई, या बोलो वबल पेयरिंग हो गई। मिस पेयरिंग बोलो या वबल पेयरिंग कर लेता है। लेकिन ध्यान दो, वबल पेयरिंग कौन करेगा? किसके बीच होगी वबल पेयरिंग? कोडॉन का तीसरा और एंटीकोडॉन का पहला बेस। ये देखो, कोडॉन का पहला, दूसरा, तीसरा बेस, एंटीकोडॉन का पहला, दूसरा और तीसरा बेस। मिस पेयरिंग कौन कर रहा है? कोडॉन का तीसरा और एंटीकोडॉन का पहला बेस। सही है, यह है वोबल हाइपोथेसिस। क्रिक ने कहा था कि नॉर्मली एक टीआरएनए या एंटीकोडॉन एक सेंस कोडॉन से जुड़ता है, एक टीआरएनए या एंटीकोडॉन एक सेंस कोडॉन से जुड़ता है, नॉर्मली ही होता है। लेकिन कभी कभी वही टीआरएनए 2 कोडॉन से जुड़ जाता है, कभी कभी एक से ज्यादा कोडॉन से जुड़ जाता है। कैसे जुड़ पाया दूसरे से? क्योंकि कोडॉन के पहले 2 बेस स्पेसिफिक पेयरिंग करेंगे, लेकिन कोडॉन का जो तीसरा बेस है वो मिस पेयरिंग करेगा या वोबल पेयरिंग करेगा। इसीलिए कोडॉन के तीसरे बेस को वॉबली बेस कहते हैं। सही है सर? तो आप कहना चाह रहे हो कि कोडॉन का तीसरा और एंटीकोडॉन का पहला कुछ भी जो किसी से भी जुड़ जाते हैं, जीयू है, जीसी है, जीए है, किसी से भी जुड़ जाएगा? नहीं,
मिस पेयरिंग केवल जी और यू दिखाएंगे बस। क्या बोल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मन ध्यान से देखना। मिस पेयरिंग केवल जी और यू करेंगे और कोई नहीं करेगा, और वो भी कभी कभी। सही है। अच्छा आओ तो अगर थ्योरी तो लिखे थोड़ा सा वबल की। वबल की थ्योरी थोड़ा सा लिख देता हूं, फिर बात करते हैं। आइए। बोला बच्चों, क्योंकि आप तो भूल जाओगे नहीं तो। नॉर्मली 1 tRNA और एंटीकोडॉन, नॉर्मली 1 tRNA और एंटीकोडॉन पेयर विथ 1 सेंस कोडॉन ऑन mRNA, एक सेंस कोडॉन से जुड़ता है। बट sometime 1 tRNA या एंटीकोडॉन can pair with more than 1 सेंस कोडॉन, एक से ज्यादा कोडॉन से जुड़ जाता है। क्यों जुड़ पाते हैं? बिकॉज first two bases of codon show specific base pairing। पहले दो बेस स्पेसिफिक बेस पेयरिंग करेंगे, वो कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। बट थर्ड बेस ऑफ कोडॉन, बट ऐसे कर देता हूं, बट थर्ड बेस ऑफ कोडॉन may show मिस पेयरिंग या वबल पेयरिंग। वबल का मतलब यह गड़बड़ भाई, नाम ही गड़बड़ है। may show मिस पेयरिंग और वबल पेयरिंग। सही है। सो थर्ड बेस ऑफ कोडॉन इज कॉल्ड, थर्ड बेस ऑफ कोडॉन इज कॉल्ड वॉबली बेस। ठीक है बच्चों, और याद रखना हाँ चंचल सा समझो, सही बात है। अच्छा जी और यू आएंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना सकता है बच्चा, उससे ज्यादा नहीं बना पाएगा। देवव्रत, जी और यू जब जुड़ेंगे ना तो 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनेंगे, मिस पेयरिंग है। ठीक है, 2 होंगे अंकित। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों, वबल पेयरिंग सिर्फ कौन कराएगा? जी और यू, और कोई नहीं दिखाएगा। डन। अब आगे सुनो मेरी बात। सर ये मिस पेयरिंग से घोटाला नहीं हो जाएगा? अरे भाई कभी कभी होता है, हर जगह नहीं होता। और जो एग्जाम्पल मैंने दिया है बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? देखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। सुनो 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 ध्यान से। यूयूसी कोडॉन क्या कोड करता है? फिनाइलएलेनीन। क्या आया है? फिनाइलएलेनीन। यूयूयू क्या कोड करता है? फिनाइलिन। अरे तो गड़बड़ कहां हुई? फिनाइलएलेनीन ही तो आया, प्रोटीन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बच्चे, फिनाइलएलेनीन ही तो आया। वबल पेयरिंग ऐसी ही होगी कि अमीनो एसिड पर फर्क ना पड़े, हर जगह नहीं एप्लीकेबल है ये। तो क्या 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 मैं ये नहीं बोल सकता कि वबल पेयरिंग के कारण वन ऑफ द रीजन बिहाइंड डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड इज वबल पेयरिंग? अरे भाई क्या कहना चाह रहा हूं मैं वो सुनो, क्या कहना चाह रहा हूं वो सुनो। फिनाइलएलेनीन के 2 कोडॉन हैं। क्या? फिनाइलएलेनीन के 2 कोडॉन हैं। क्यों है फिनाइलएलेनीन के 2 कोडॉन? क्योंकि जो टीआरएनए फिनाइलएलेनीन लेके जाता है, जो टीआरएनए फिनाइलएलेनीन लेके जाता है। रोहित कुमार, ये क्वेश्चन कब पूछा था नीट में? ये नहीं पूछा था, डीजेनरेसी की बात कर रहा हूं। तेरे ही 2026 में ही आ जाएगा तो क्या कर लेगा? क्या करेगा कि अगले साल तैयार करके आएगा? फिर तो ये बोलेगा सर ने नहीं बताया था। तो जो जरूरी है वो तो मैं बताऊंगा भाई। ठीक है, तो वो ना सोचो। मैं 2005 से 2025 20 साल हो गए पढ़ाते, पता है मुझे क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। जो कभी नहीं आया वो नहीं आएगा, ये जरूरी नहीं है। तो जो आ सकता है वो तो बताना है, क्योंकि मुझे सबको देखना है। मुझे टॉपर से लेकर बॉटम तक सबको पढ़ाना है, तो मुझे तो वो सब पढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे ना? तो बिल्कुल अलर्ट रहे, अपना दिमाग ना लगाएं प्लीज। जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना पढ़ लें, उससे आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है। अब सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि फिनाइलएलेनीन के 2 कोडॉन हैं।
फिनाइल एलेनिन के 2 कोडॉन हैं। क्यों है? क्योंकि फिनाइल एलेनिन को लेके चलने वाला टीआरएनए यूयूसी से भी जुड़ जाता है और यूयूयू से भी जुड़ सकता है। कैसे जुड़ पाता है? कैसे जुड़ पाता है? बिकॉज ऑफ वबल पेयरिंग, है ना। तो थर्ड बेस ऑफ कोडॉन और फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडॉन के बीच वबल पेयरिंग के कारण ही तो डीजनरेसी हो रही है। फिनाइल एलेनिन के 2 कोडॉन है, ये डीजनरेसी है। इसकी वजह क्या है? वबल पेयरिंग बिटवीन थर्ड बेस ऑफ कोडॉन एंड फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडॉन। सही है? तो चलो मैं लिख देता हूं, ये क्रूशियल पॉइंट है। कलर चेंज करके लिखता हूं। क्या? डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, सबसे तगड़ी लाइन है ये। डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड इज ड्यू टू wobble pairing between third base of codon and first base of anticodon। सही है जी। ये थी बच्चों वबल पेयरिंग। बिल्कुल बन सकता है ईशा। ठीक है, आ जाइए बच्चों, ये काम खत्म। अब क्या पढ़ते हैं? मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। और याद है मैंने एक दिन पढ़ाया था मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक, और लोग बोलते थे, लोगों ने पूछा था सर ये कैसे हो रहा है? एक एमआरएनए एक पॉलीपेप्टाइड, एक एमआरएनए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड। अब बताऊंगा एग्जैक्ट रीजन। आ जाओ। देखो बच्चों, 2 तरह के एमआरएनए। बी अलर्ट, है ना। मजे से पढ़ते हैं तभी मजा आएगा यार। सिलेक्शन चाहिए अपन को, पढ़ना है ना। अपन नाच गाना नहीं कर रहे इसीलिए, ना शायरी बोल रहे हैं, पढ़ना है। पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, है कि नहीं? तो बस पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अच्छा देखो भाई, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। हाँ बिल्कुल अमन सही बोल रहा है। अब सुनिए, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए मैंने क्या बोला था? मोस्टली कहां होगा? इन यूकैरियोट। अंतर समझ लो, क्यों का जवाब दे रहा हूं आज। मोस्टली इन यूकैरियोट्स। पॉलीसिस्टोनिक मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स, या बोलो बैक्टीरिया। मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स, या बोलो बैक्टीरिया। सही है सर, ये तो पढ़ा चुके हो आप। हाँ पढ़ा चुका हूं। दूसरा ये भी तो पढ़ा चुका हूं, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए मतलब उससे एक ही अंधा हो गया, रुक जाओ। ये भी तो पढ़ा चुका हूं, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए वो एमआरएनए है जिससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बने, है ना। ये भी तो पढ़ा चुका हूं कि पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का मतलब एक एमआरएनए से मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड बने। अरे तो फिर नया क्या बता रहा हूं? नया ये बता रहा हूं बच्चों कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है वो बताना जा रहा हूं। ठीक है, आ जाओ दिखाता हूं कैसे हो रहा है। मेरा एमआरएनए जो है वो ऐसा है। मेरे एमआरएनए में एक बार स्टार्ट कोडॉन है, मेरे एमआरएनए में एक बार स्टार्ट कोडॉन है, मान लो यहां बीच में कहीं स्टॉप कोडॉन नहीं है। बिल्कुल तनवीर ध्यान दो, मकसद यही है यार, नीट निकालना है। और फालतू देखो, अपन लोग ना फालतू की चीजें करते रहते, उससे मजा नहीं आता। देखो स्टार्ट कोडॉन क्वेश्चन जो बच्चे तनवीर दिए थे ना मैंने मॉड्यूल के, वही करो यार, आगे वो खत्म हो जाए फिर नए क्वेश्चन करेंगे, है ना। अच्छा सुनो, मेरे एमआरएनए में ना स्टार्ट कोडॉन यहां है, ठीक है, और स्टॉप कोडॉन बीच में कहीं नहीं है, अंत की तरफ है। तो सुनो सुनो, प्रोटीन बनना यहां शुरू हुआ, यहां से यहां बना, बस खत्म। और कोई बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन तो बनेगा, क्योंकि स्टॉप कोडॉन एक ही बार है, तो प्रोटीन बनना बंद तो बंद। सही है। अच्छा इधर आओ, पॉलीसिस्टोनिक में एक एमआरएनए बच्चे, एक एमआरएनए। बैक्टीरिया के एमआरएनए में मान लो यहां पर स्टार्ट कोडॉन है, राइट, यहां पर स्टार्ट कोडॉन है, इसके बाद कुछ दूर चलते ही फिर से स्टॉप कोडॉन है, फिर कुछ दूर चलते अरे फिर स्टार्ट कोडॉन आ गया, अरे फिर कुछ दूर बाद स्टॉप कोडॉन है। अरे देखो तो सही, अरे भाई स्टार्ट टू स्टॉप एक प्रोटीन बना,
एक पॉलीपेप्टाइड चेन, सही है। और एक स्टार्ट टू स्टॉप, एक प्रोटीन ये बना, सही है। अरे सबको गाइडेंस देते जा रहा हूं, एमकेजीपीडिया देखते रहो, सारे तरह के सवाल का जवाब आ रहा है। देखो इनके पास कई बार स्टार्ट और स्टॉप है, तो एक स्टार्ट टू स्टॉप एक स्टार्ट टू स्टॉप तो बन गए ना मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि इनके एमआरएनए में स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन एक से ज्यादा बार है। लैकोप्रोन याद है आपको? तो मैं थोड़ा हिंट दे दूं। लैकोप्रोन थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला, बच्चे वो तो नेचर है मन, वो नेचर ने जैसा बना दिया वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई रीजन नहीं होता, यही है कि वो ऐसा है, हम पढ़ सकते हैं। अच्छा सुनिए तो मेरी बात, लैकोप्रोन का कुछ याद है आपको? इशिता बोल रही है ऐसे याद है, और कोई? अच्छा ठीक है, मैं बता ही देता हूं, चलो। आपको याद है लैकोप्रोन में एक एमआरएनए से 3 एंजाइम बनती है? एक एमआरएनए से 3 एंजाइम बनती है, क्या सबको याद है? हाँ, स्टॉप कोडॉन तो सेम ही होंगे, याद है। तो चलो मैं बोल देता हूं, सुनो। प्रोकैरियोट लैकोपेरॉन के एक एमआरएनए से 3 एंजाइम कैसे बनी? क्योंकि उस एमआरएनए में 3 बार स्टार्ट और 3 बार स्टॉप है, 3 बार स्टार्ट और 3 बार स्टॉप है। एक स्टार्ट टू स्टॉप एक एंजाइम बना, दूसरा स्टार्ट टू स्टॉप एक एंजाइम बना, तीसरा स्टार्ट टू स्टॉप एक एंजाइम बना। तो 3 बार स्टार्ट स्टॉप है, तब 3 एंजाइम बन रही है, सही है। ये है मामला, ठीक है बच्चों? हाँ चलो बच्चों, अब आ जाओ। अब थोड़ा गंभीर बातें हैं। हाँ देखो बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं ऐसे टॉपिक में जहां पर कोई इफ और बट नहीं, क्या टाटू कुछ नहीं होना चाहिए, फोकस सिर्फ इसमें। समझ गए होगे कहां पर आ गए? हाँ, ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ इंट्रोडक्शन हाँ आसान है, आगे इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस, क्या बच्चों मैं ये बोल सकता हूं ट्रांसलेशन इज पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड? पॉलीमर एनसीईआरटी की पहली लाइन है, एनसीईआरटी का दामन नहीं छोड़ेंगे अपन, साथ लेकर चलेंगे। पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, यही है। अरे ढेर सारे अमीनो एसिड को जोड़कर, देखो बच्चों मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है क्या, कि बायो में सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ट्रांसलेशन, सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ट्रांसलेशन। तो उतनी ही सजगता के साथ पढ़ना होगा। और अब ये जो जेनेटिक्स पढ़ते हो ना, ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर में भी काम आती है। ये नोट संभाल के रखना, बाद में वहां कोई नहीं बताएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, आ जाइए। तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, अमीनो एसिड को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाना, यही है ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन एक चीज नहीं सुने आप, समझे नहीं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं? मैंने तो ये सुना है ट्रांसलेशन का लिटरेचर में मतलब होता है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में बदलना, इंग्लिश को हिंदी में बदलना ट्रांसलेशन है। तो प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन क्यों? ध्यान से सुनना। एमआरएनए में किसकी भाषा है? न्यूक्लियोटाइड्स की, नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरस, यही भाषा है ना एमआरएनए में। और प्रोटीन में कौन सी भाषा है? एमिनो एसिड की। तो प्रोटीन सिंथेसिस समय आप क्या कर रहे हो? एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स की भाषा है उसे बदल रहे हो एमिनो एसिड की भाषा में। न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज को बदल रहे हो एमिनो एसिड की लैंग्वेज में, इसीलिए ट्रांसलेशन कहते हैं। समझ गए? अच्छा बच्चों, ट्रांसलेशन में थोड़ा सा शुरुआत में मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। काम का है आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, दो हिस्से में बांट रहा हूं। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो बच्चों तो आपने ध्यान दिया होगा। प्रदुम क्या हुआ भाई? अब चलो सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो।
आपने अगर ट्रांसक्रिप्शन एनसीईआरटी से पढ़ा होगा तो एक पैराग्राफ मैंने नहीं बताया था, छोड़ रखा था उसे, कपल्ड वाला, है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड। वो इसलिए क्योंकि मुझे यहां बताना होता है, सही है। हाँ चलो आ जाओ। प्रिया फिर से मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक, अरे इसमें क्या है बच्चे प्रिया, एक एमआरएनए में एक बार स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन है तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, कई बार स्टार्ट स्टॉप है तो कई प्रोटीन बनेंगे, बस, सही है। हाँ अच्छा, प्रोकैरियोट में बच्चों कहां होगा प्रोटीन सिंथेसिस, जहां राइबोसोम होगा। राइबोसोम केवल कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन कहां होगा, केवल साइटोप्लाज्म में, सही है। यूकैरियोट में राइबोसोम कहां है, साइटोप्लाज्म में तो है ही, प्रोटीन बनेगा। और कहां है मेरे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी है राइबोसोम, वहां भी होगा। प्लांट में प्लास्टिड है, वहां भी होगा। मेरे तो आरईआर के सरफेस पे भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी है, तो वहां भी प्रोटीन बनेगा, है ना। अब बच्चों गौर करिएगा, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ चल सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ हो सकता है। क्यों, दो वजह है बच्चों, दो वजह है, आ जाओ देखते हैं। मान लो, अरे एक्सप्लेन कर तो दिया भाई, कितनी बार बताऊंगा, कितनी बार बताऊंगा। एक एमआरएनए में एक बार स्टार्ट और स्टॉप है तो कितनी प्रोटीन चेन बनेगी, एक ही बनेगी। यूकैरियोट में कई बार स्टार्ट स्टॉप है तो कई बार पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, बस इतना ही सा तो है, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। उससे भारी काम तो इधर आ रहा है ना। देखो आ जाओ, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं, क्यों होते हैं प्रोकैरियोट में, देखो जरा, आ जाओ इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर आओ। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, राइट, प्रोकैरियोट्स। आपको याद है प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है साइटोप्लाज्म में ही है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में डीएनए है, ये रहा, ये डीएनए है। अब ये डीएनए से बन रहा है एमआरएनए, डीएनए से बन रहा है एमआरएनए, लेकिन याद है ये जो एमआरएनए बन रहा है बच्चों, ये फुली फंक्शनल है। एमआरएनए जो बन रहा है ये फुली फंक्शनल है, ये फुली फंक्शनल है। तो इंतजार क्यों कर रहे हो बन जाने का, इंतजार ही क्यों करना है बन जाने का। आप तो सीधा एमआरएनए बन गया है, एमआरएनए बन रहा है, बनता जा रहा है। इधर राइबोसोम जोड़ो, इधर राइबोसोम जोड़ो, राइबोसोम जोड़ो, अब प्रोटीन बनाना चालू कर दो, लो बनने लगा प्रोटीन। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ क्यों करा रहे हो बच्चों, पहली वजह कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, अरे स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं है, फंक्शनल एमआरएनए बन रहा है, तो जब एमआरएनए बनना शुरू हुआ प्रोटीन बनाना शुरू कर दो। और दूसरा, रोहित बिल्कुल सही बोल रहा है, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, ट्रांसलेशन कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, अरे सेम कंपार्टमेंट में हो रहा है, तो दोनों साथ साथ हो सकते हैं, तो कैन बी कपल्ड एज, पहला रीजन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद। प्रोसेसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोसेसिंग बोले तो स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं है, स्प्लाइसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, सही है। तो ट्रांसलेशन चालू कर लो तुरंत। दूसरा, बोथ द प्रोसेस टेक प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, एक ही जगह तो हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ही तो दोनों प्रोसेस हो रही है बच्चों। बोथ द प्रोसेस टेक प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट बोले तो साइटोप्लाज्म, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, ये है डन। अच्छा बच्चों, अब यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट की, यूकैरियोट में बच्चे, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैन नॉट बी कपल्ड,
ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? वही दो वजह, कैन नॉट बी कपल्ड, साथ साथ नहीं करा सकते क्योंकि, क्यों नहीं करा सकते? इसका डायग्राम अगले में देख लो ऋतिकेश, डायग्राम अगले पेज में बना देता हूं, राइट, और एक्सप्लेनेशन यहां लिख दूंगा। आ जाओ, डायग्राम अगले पेज में बना देता हूं। आओ, ये रहा बच्चों यूकैरियोटिक सेल, ये है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना, और ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। इस पेज में सिर्फ डायग्राम ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये रहा साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल में बच्चों क्या होता है देखो तो, ये रहा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, क्या है? डीएनए। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए का हुआ ट्रांसक्रिप्शन, क्या बनता है? एमआरएनए नहीं बनता भाई। ये देखो, ये एक्सॉन वाला हिस्सा है, ये एक्सॉन वाला हिस्सा है, और ये बीच में इंट्रॉन है। अरे तो कुल मिला के एचएनआरएनए बना ना, नॉन फंक्शनल पार्ट भी है, सही है। अब तो अब ट्रांसक्रिप्शन होते ही ट्रांसलेशन नहीं चालू कर सकते, अब तो भाई स्प्लाइसिंग कराओ, इंट्रॉन हटाओ तो सही, स्प्लाइसिंग कराओ, इंट्रॉन हटा दो और एक्सॉन्स को जोड़ दो, लो बन गया फंक्शनल एमआरएनए। अब ये एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म आएगा, अरे तब ना राइबोसोम जुड़ेगा और तब ना पॉलीप्रोटीन बनना चालू होगा। देखा आपने? तो यूकैरियोट में दोनों प्रोसेस साथ साथ नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोसेसिंग की जरूरत है, स्प्लाइसिंग की, फिर साइटो, भाई ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो रहा है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है, अलग अलग जगह साथ में कैसे हो सकता है? थ्योरी लिख दूं पिछले पेज में जाके, क्यों नहीं कपल हो सकता? पहला 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 कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। अरे ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोसेसिंग की जरूरत है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोसेसिंग की जरूरत है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, गड़बड़ है, हटाओ ये। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब स्प्लाइसिंग की जरूरत है। दूसरा, बोथ प्रोसेस टेक प्लेस इन डिफरेंट कंपार्टमेंट, दोनों प्रोसेस अलग अलग जगह हो रही है। बोथ द प्रोसेस टेक प्लेस इन डिफरेंट कंपार्टमेंट। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये हो गया बच्चों। अब भाई पानी पी लो, क्योंकि अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, और वो अलग ही चीज होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसलेशन कभी भी जब प्रोटीन चाहिए तब होगा। आ जाओ। तो बच्चों, एडवांस डीएनए, डीएनए एडवांस है बच्चे। इंट्रॉन एक्सॉन तो प्रोकैरियोट में आर्कीबैक्टीरियम भी होता है ना, इसलिए बॉटनी में बच्चों टेस्ट सिलेबस क्या रहेगा? जो पिछले टेस्ट में आया था उसके आगे से लेकर अगले फ्राइडे तक जो जो हो जाए, मतलब ऑन डीएनए पे हो सकता है पूरा चैप्टर हो जाए तब तक, है ना, तो वो आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए। अब आलम बोल रहा है क्यों? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, मुझे लगा कुछ और बोल रहा है। ट्रांसलेशन पर प्रो आर मोर एडवांस देन यू करे, अरे नहीं यार, अलग ही चीज है। अब कोई पंगा नहीं, अब पूरा फोकस इधर रखना है ना। विवेक को क्या डाउट आ गया? मेरा भी डाउट भी देख लो, क्या डाउट है भाई तेरा? अरे बोलेगा क्या डाउट है? मेरा डाउट भी देख लो, है क्या डाउट? एमजे बोल रहा है, अरे क्या क्या नाम रख रखा है तुम लोगों ने, एमजे स्टार, तरह तरह के नाम।
मॉड्यूल का हार्ड कॉपी समझाते टाइम टाइम, हाँ बिल्कुल समझाते समय। अब यहाँ मैं ट्रांसलेशन में नहीं देखूंगा। अरे भाल बोल भाई विवेक, नहीं बोलेगा बेटा? शुरू करूं इसमें? कुछ ना कुछ बताऊंगा यार, चिंता ना करो। बैक यूनिट, बैक यूनिट अगले टेस्ट से देंगे, है ना? थोड़ा बहुत दे दूंगा, एक आध टॉपिक जोड़ दूंगा। ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन से दे देंगे टेस्ट में। ऐसा करते हैं ना, टेस्ट में रेप्लिकेशन से शुरू करते हैं। इसी बहाने टीआरएनए बिना एमआरएनए को देखे पहले से अमीनो एसिड कैरी कर। टीआरएनए बिना एमआरएनए को हाँ बिल्कुल। अरे टीआरएनए अमीनो एसिड लेके घूम रहा है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन मिल गया तो जाके जुड़ जाएगा। सही है। हाँ हाँ, अब बात आई, चलो आ जाओ। अब बातें खत्म खत्म, ध्यान से सारी बातें करेंगे। अब बच्चों ट्रांसलेशन शुरुआत से ही अच्छे से। हाँ राहुल, चलो आ जाओ भाई। देखो मैकेनिज्म बच्चों, एक एक स्टेप बारीकी से। हाँ मजा तभी आएगा जब समझ में आए और दमदार लेवल का हो। एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर कट होगी, रिवीजन सारी स्ट्रेटजी सब करेंगे। देखो मैकेनिज्म, पहला स्टेप। अरे पहले दो स्टेप तो पढ़ा चुका हूं बच्चों मैं, पहले दो स्टेप तो मैं पढ़ा चुका हूं। अगर देखा जाए तो मैं याद दिलाता हूं आपको। आपको याद है टीआरएनए पढ़ाते समय मैंने, अरे ये बार बार रह जा रहा है। हाँ याद है आपको, मैंने टीआरएनए पढ़ाते समय नहीं बोला था कि पहल एमिनो एसिड को एक्टिवेट किया जाएगा एटीपी की मदद से, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। फिर उस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को टीआरएनए के 3' एंड पर लोड करेंगे। पहले यही है। आ जाओ, पहले दो स्टेप देखो जरा, आसान आसान। पहले आसान संभालो। स्टेप फर्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। क्या बच्चों? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। ट्रांसलेशन में जितने एमिनो एसिड पार्टिसिपेट करेंगे, अब कोई कुछ नहीं करेगा, पूरा ध्यान इधर करेगा। देखो पहला स्टेप है अमीनो एसिड का एक्टिवेशन। ट्रांसलेशन में जितने भी अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करेंगे, उन सब का होगा एक्टिवेशन। कैसे होगा आ जाओ देखते हैं बच्चों। एमिनो एसिड प्लस एटीपी, एंजाइम का नाम याद है? एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम क्या करेगा? ध्यान देना, एटीपी को तोड़ देगा इनटू एएमपी। एटीपी को तोड़ देगा इनटू एएमपी प्लस पीपीआई। किसमें तोड़ेगा? एएमपी प्लस पीपीआई। पीपीआई हटा दो, वो सेंट्रल डोगमा पढ़ा दिया था हर्षित शुरुआत में ही। प्लस पीपीआई, ठीक है। हाँ तो एनसीईआरटी के हिसाब से हमने सेंट्रल डोगमा पहले ही पढ़ लिया था। इस एंजाइम ने क्या किया? एटीपी को तोड़ दिया, एएमपी प्लस पीपीआई। दिलद आपका हैंड वॉच चाहिए मुझे? मिल जाएगा बच्चे, रैंक तो लेकर आ 5000 के बिलो ले जाना, ठीक है। एमिनो एसिड, अब कोई कुछ नहीं देखूंगा मैं, ध्यान दो। देखो एटीपी तोड़ देगा अमीनो, एटीपी को तोड़ दिया गया एएमपी प्लस पीपीआई, पीपीआई अलग हो गया, क्या बचा अब? एएमपी। बच्चों एएमपी, एमिनो एसिड और ये एंजाइम तीनों जुड़ गए। कौन कौन? एमिनो एसिड। एक्टिवेशन का मतलब है कि एमिनो एसिड के लिए तैयार हो जाए, है ना? तो एमिनो एसिड, एएमपी और एंजाइम तीनों जुड़ गए। सही है। तो चलो देखते हैं। जब बच्चों अमीनो अकेले लिखते हो ना तो अमीनो एसिड को अमीनो एसिड लिखते हैं। पीपीआई के, अरे यार क्या करते हो तुम लोग? पीपीआई बच्चे रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में बता चुका हूं, इनऑर्गेनिक पाइरोफॉस्फेट। इनऑर्गेनिक पाइरोफॉस्फेट, पीपीआई अलग हो गया, हटाओ। देखो बच्चों जब अकेले लिखते हैं अमीनो एसिड को तो अमीनो एसिड लिखता है, लेकिन अगर किसी के साथ मिला के लिखोगे ना तो क्या लिखते हैं पता है? एमिनो एसाइल। एमिनो एसिड को क्या लिखते हैं? एमिनो एसाइल। और क्या है? एएमपी। क्या है? एएमपी। ये हटा देते हैं, बाद में लिख लेंगे। एमिनो एसाइल, फिर क्या है? एएमपी। और फिर ये पूरा नाम लिखो। पूरा नाम कौन लिखता है?
एंजाइम लिखो सीधा सीधा, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये है बच्चों, क्या क्या बन गया? एमिनो एसिड को जब जोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे? एमिनो एसाइल एएमपी एंड दिस एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी को कहते हैं एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, इसी को बोलते हैं बच्चों एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। लो बन गया एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। और पीपीआई रिलीज हुई थी ना बच्चों, वो इधर लिख दे रहा हूं, रिलीज हो गया। जो भी एमिनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, हर एक अमीनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए एक एटीपी खर्च होगा। पता है क्यों बोल रहा हूं? ध्यान रखते रहना, क्योंकि अंत में ना एटीपी और जीटीपी का हिसाब लगाएंगे, कितना खर्चा हुआ। सही है ना? तो ध्यान देते रहना, कोई भी अमीनो एसिड हो, सही है, कोई भी। और सुनो, ट्रांसलेशन का प्रिंस, ट्रांसलेशन के डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑफलाइन में भी नहीं बनवाए, क्योंकि मॉड्यूल में मैंने एक एक चीज जोड़ी है और वही चीज पढ़ाऊंगा एक तरफ से, बिल्कुल जो मेरे ऑफलाइन नोट्स होते हैं ना उससे उठा के बनवाया है डायग्राम। तो टेंशन नहीं लेना, उसको लिखना ही नहीं है ट्रांसलेशन, पूरा फोकस समझने में, क्योंकि लिखने में टाइम लगाया ना तो सब बर्बाद हो जाना है। ट्रांसलेशन पूरा फोकस समझने में, डायग्राम सामने रखो मॉड्यूल का। देखो एंजाइम ने क्या किया, एटीपी के 2 पीपीआई हटा दिए, एमिनो एसिड और एएमपी, एमिनो एसिड और एएमपी। जब एमिनो एसिड को किसी के साथ जोड़कर लिखते हैं ना तो कहते हैं एमिनो एसाइल एएमपी, एमिनो एसाइल एएमपी, या तो पूरा नाम लिख दो या सिर्फ एंजाइम लिख दो, एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। सही है? ओके, हाँ बिल्कुल मॉड्यूल सही, और कहीं से नहीं पढ़ने लिखना ही नहीं है इसको भाई। अच्छा, पीपीआई अलग। ये है बच्चों एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, सही है। अब दूसरा स्टेप है बच्चों, स्टेप सेकंड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग या लोडिंग ऑफ टीआरएनए। क्या कहते हैं अगले स्टेप को? चार्जिंग या लोडिंग ऑफ टीआरएनए। और एनसीईआरटी कहती है अगर ज्यादा स्पेसिफिक बोलना है, मॉड्यूल नहीं है तो अरे उसमें है ना, डाउनलोड में पड़ा हुआ है, हिंदी का मॉड्यूल भी है, इंग्लिश का भी है, मॉड्यूल नंबर 9। अच्छा, चार्जिंग या लोडिंग ऑफ टीआरएनए, या बोलो एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इस टॉपिक को जरूर कहीं से नहीं लिखना है, सिर्फ मॉड्यूल मतलब सिर्फ मॉड्यूल, और एनसीईआरटी पढ़ो और कुछ नहीं। आ जाओ बच्चों, आपको पुरानी बातें याद दिलाता हूं, आ जाओ। देखो आपको याद है ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए का याद है डीएचयू लूप है, ये टीआरएनए का 3' एंड है, ये 5' एंड है ना। अब सुनो मेरी बात, हाँ पीडीएफ से सुनिए सुनिए, बहुत अलर्ट होकर मेरी बातों को अच्छे से समझना है और कुछ नहीं। देखो बच्चे, ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड ना साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, ये एमिनो एसिड एक्टिवेटेड अमीनो, अरे मतलब ये एंजाइम है ना, घूम रहा है साइटोप्लाज्म में, और इधर वो टीआरएनए का डीएचयू लूप ढूंढ रहा है अपना वाला एमिनो एसिड। सही है? तो टीआरएनए के डीएचयू लूप को मिल गया एंजाइम, अच्छा ये अपना वाला है, आजा जुड़। तो इसने इस एंजाइम को जोड़ लिया अपने से, इस एंजाइम को अपने से जोड़ लिया, लो एंजाइम जुड़ गया। अरे लेकिन एंजाइम अकेले थोड़ी ना भाई, एंजाइम से तो एएमपी जुड़ा है, ले आओ। एएमपी अकेले थोड़ी ना, उससे अमीनो एसिड जुड़ा है, तो उल्टे क्रम में जोड़ दिया गया, जुड़ गया। ये नोट्स में नहीं लिखना है इसको, इसको टोटल बच्चे ऑफलाइन में भी मैंने मॉड्यूल से ही करवाया, क्योंकि मेरे नोट्स को ही मैंने कॉपी किया है वहां ट्रांसलेशन टॉपिक को। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम डायग्राम और ये सब बनाने में ध्यान देंगे ना तो समझने में टाइम नहीं बचेगा, पूरा फोकस, दोनों आंखें बोर्ड की तरफ बस। देखो बच्चों, वो जो कॉम्प्लेक्स है घूम रहा है साइटोप्लाज्म में, इधर टीआरएनए का डीएचयू लूप इसको ढूंढ रहा है, पकड़ में आ गया, एंजाइम को बोला चल जुड़, एंजाइम जुड़ गया, एंजाइम से एएमपी, एमपी से अमीनो एसिड, सब एक साथ आ गया। ठीक है, अब क्या होगा याद करो, बता चुका हूं। हाँ रुक जाओ, बताऊंगा। कॉग्नेट मतलब करेस्पॉन्डिंग, कॉग्नेट मतलब करेस्पॉन्डिंग।
मतलब अगर ये मिथाइल मिथियोनिन लेके चलता है तो अपने से मिथियोनिन को जुड़वाएगा। अच्छा ठीक है, आओ अब क्या होगा याद है आपको, ये एंजाइम जुड़ तो गया, अब क्या करेगा, अब इस एमिनो एसिड को टीआरएनए के 3' एंड पर जुड़वा देगा बाय एस्टर बॉन्ड। हाँ निशा ठीक है, फिर तो ओल्ड नोट्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो अमीनो एसिड है इसको ये एंजाइम कहां बोलेगा, ले भाई हमारा पीछा छोड़, तू अमीनो एसिड ले। जुड़ गया, जुड़ गया ना। जैसे जुड़ गया एंजाइम अलग, एएमपी अलग। जैसे ये जुड़ा 3' एंड पर जुड़ेगा, याद है एस्टर बॉन्ड से, और जैसे ही जुड़ा एएमपी अलग, एंजाइम अलग। तो लाओ 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 इधर लाओ। ये देखो, देखते रहो ध्यान से, फोकस फोकस फोकस। ये लो, टीआरएनए के 5' एंड पर जुड़ गया एमिनो नहीं नहीं नहीं, क्या जुड़ गया, एमिनो एसिड नंबर 1। कलर चेंज कर रहा हूं एक्चुअली, AA1 लिख रहा हूं। AA1 मतलब एमिनो एसिड 1, क्या, एमिनो एसिड नंबर 1, ठीक। अच्छा, और एएमपी अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया। बच्चे इसे क्या बोलूं मैं, चार्ज टीआरएनए, या बोलो लोडेड टीआरएनए, या बोलूं, क्या बोलूं, एमिनो एसाइल किससे जुड़ गया, टीआरएनए से, तो क्या नाम दूं, एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दूं, एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जुड़ गया, बन गया ये। हाँ बिल्कुल वही बता रहा हूं, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम जो है घूम रहा था, फिर टीआरएनए, अरे उसका करेस्पॉन्डिंग टीआरएनए मिलेगा तभी तो एंजाइम जुड़ा भाई, दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, वो उसको ढूंढ रहा है, इसको ढूंढ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से ध्यान से ध्यान से, थोड़ी एनसीईआरटी बताता हूं बच्चों। सबसे पहले एनसीईआरटी 3' एंड पर जुड़ेगा, अरे सीसीए बेस 3rd एंड पर है, उसका क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है बच्चे, 3' एंड पर जुड़ेगा अमीनो एसिड। अच्छा चलिए एनसीईआरटी रिवाइज करते हैं। शुरुआत में एनसीईआरटी कहती है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, असर्शन रीजन बन सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, हाँ चाहिए। इसीलिए पहले स्टेप में एमिनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, सही है, एमिनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एक्टिवेट करने के बाद उस एमिनो एसिड को अटैच कर दिया जाता है उसके कॉग्नेट टीआरएनए पर। कॉग्नेट का मतलब है करेस्पॉन्डिंग, मतलब अगर ये टीआरएनए मिथियोनिन लेके चलता है इस पर मिथियोनिन ही जुड़ेगा, अगर फिनाइल एलानिन लेके चलता है तो फिनाइल एलानिन ही जुड़ेगा, सही है। एमिनो एसिड को एक्टिवेट किया, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से आएगी, तो देखो एमिनो एसिड को एक्टिवेट किया एटीपी की मदद से, और वो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को कहां लोड कर दिया, टीआरएनए के 3' एंड पर। कॉग्नेट टीआरएनए मतलब करेस्पॉन्डिंग टीआरएनए, जो एमिनो एसिड वो लेकर चलता है वो जुड़वा दिया जाएगा बाई प्रोसेस कॉल्ड, प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज एनसीईआरटी करती है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये अमीनो एसिड जोड़ना इसे क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और एनसीईआरटी कहती ज्यादा स्पेसिफिक बोलना है तो बोलो एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए का एमिनो एसाइलेशन करा है, मतलब एमिनो एसिड जुड़वा दिया, सही है बच्चों। तो क्या बन चुका है, चार्ज टीआरएनए या एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। बच्चों आपको क्या याद है ये कि प्रोकैरियोट में जब ट्रांसलेशन होगा तो पहला कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, रुक जाओ थोड़ा सा बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहला कॉम्प्लेक्स जब बनेगा ना, अरे ट्रांसलेशन में सबसे पहले तो मिथियोनिन ही लगेगा ना, प्रोकैरियोट है तो मिथियोनिन अमीनो एसिड, सॉरी एन फॉर्माइल मिथियोनिन अमीनो एसिड प्रोकैरियोट है तो, और यूकैरियोट है तो मिथियोनिन। तो मुझसे अगर कोई बोले इसका नाम दो ना, पहले एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का नाम दो, पहले एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का नाम दो, तो लो नाम दे रहा हूं। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है
प्रोकैरियोट है तो एन फॉर्माइल मिथ्योनिन है ना ये, तो एन फॉर्माइल मिथ्योनाइल। अरे अमीनो एसिड की जगह क्या लिख दो, एन फॉर्माइल मिथ्योनाइल, टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। और यूकैरियोट है तो पहला अमीनो एसिड कौन सा लगता है, मिथियोनिन, तो बोल दो मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। मैं बोल रहा हूं पहला कॉम्प्लेक्स अगर प्रोकैरियोट में बना है तो क्या नाम दोगे, एन फॉर्माइल मिथियोनिन ही तो लगता है भाई, तो अमीनो एसिड की जगह क्या लिख दोगे, एन फॉर्माइल मिथियोनाइल, आगे का वही लिखो, टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। सही है। और अगर यूकैरियोट है तो यूकैरियोट में तो पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन लगता है, तो अमीनो एसिड की जगह क्या लिख दिया जाए, मिथियोनाइल, मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक बार फटाफट रीकैप करते हैं, ध्यान से पहली बार रीकैप करते हैं। सबसे पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया गया, कैसे एक्टिवेट किया गया, एंजाइम ने एटीपी को तोड़ा, एएमपी प्लस पीपीआई, पीपीआई हट गया, बचा क्या, एएमपी, एमिनो एसिड एएमपी, बोले तो एमिनो एसाइल एएमपी, और एंजाइम जुड़ के कॉम्प्लेक्स बन गया, इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, और पीपीआई हट चुका है। अब ये एंजाइम और ये डीएचयू लूप एक दूसरे को खोज रहे हैं, मिल गए भाई, तो एंजाइम जुड़ गया इससे, लेकिन एंजाइम अकेला थोड़ी ना था, एएमपी और एमिनो एसिड भी था, जुड़ गए तो एमिनो एसिड इसको दे दिया, इसी को बोल रहे हैं एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और फिर एमिनो एसिड जब जुड़ गया, एएमपी अलग एंजाइम अलग। अब मैं ये बोल रहा था कि अगर ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट का हो रहा है तो पहला अमीनो एसिड कौन सा लगेगा, एन फॉर्माइल मिथियोनिन, वही लिख दिया। अगर यूकैरियोट है तो पहला अमीनो एसिड कौन सा लगेगा, मिथियोनिन, तो मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो पहले दो स्टेप हो गए, हाँ बिल्कुल, डीएचयू लूप पर एंजाइम जुड़ेगा, फिर एएमपी और उसके बाद अमीनो एसिड है, सही है। अच्छा चलो आ जाओ बच्चों, ये दो स्टेप हो गए। अब आता है कॉग्नेट, मतलब करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग कहने का, कॉग्नेट टीआरएनए से जुड़ता है अमीनो एसिड, मतलब अगर वो टीआरएनए फिनाइलएलेनिन लेके चलता है तो उससे फिनाइलएलेनिन जुड़वाया जाएगा, अगर मिथियोनिन लेके चलता है तो मिथियोनिन जुड़वाया जाएगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब स्टेप थर्ड आया, स्टेप थर्ड है सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ध्यान दीजिएगा, स्टेप थर्ड है सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब बच्चों सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन मॉड्यूल नंबर 9 भाई, अभी इतना भी नहीं पता कि ट्रांसलेशन कहां है, हद करते हो यार, अभी तक खोला ही नहीं। पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस पढ़ना है तो अलर्ट रहना है भाई। पॉलीपेप्टाइड चेन बोल दे सुनील, होमोलॉगस बोल दे, करेस्पॉन्डिंग बोल दे, एक ही बात है। नहीं सही नाम है, प्रोकैरियोट में तो पहला ही रहेगा ना यार, प्रोकैरियोट में पहला एनफॉर्माइल मिथियोनिन लगेगा, यूकैरियोट में मिथियोनिन लगेगा, ठीक है ना। मतलब ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेशन के आधार पर बोला मैंने, पहला कॉम्प्लेक्स उत्कर्ष। देखो बच्चों, अगला स्टेप क्या है, सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब बच्चों सिंथेसिस को हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे, ओ ध्यान से, ऐसे करते हैं, सिंथेसिस को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 3 पार्ट में कौन कौन सा, एक पढ़ेंगे इनिशिएशन, एक पढ़ेंगे इलोंगेशन, एक पढ़ेंगे टर्मिनेशन। 3 पार्ट में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। चिंता ना करो, आगे नहीं कुछ बताने वाला, अभी तो मैं क्या कर रहा हूं वो देखो आप। सबसे पहले पढ़ेंगे इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या पढ़ेंगे, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। और सुनो बच्चों, कोई भी प्रोसेस, ये 3 जो है ना, इनको पढ़ाते समय सबसे पहले रिक्वायरमेंट बताऊंगा, जरूरतें। तो शुरुआत के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना शुरू करना है तो रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, तो देखो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो आप, तो क्या क्या चाहिए, 50s 30s राइबोसोमल सब यूनिट, 50s 30s राइबोसोमल सब यूनिट चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, एमआरएनए चाहिए, अरे चार्ज टीआरएनए चाहिए,
और क्या चाहिए? जीटीपी चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए, कब कहां क्यों चाहिए वो सब हो जाएगा। पुजाल बोल रहे पूरा ना पढ़ा जा रहे, नहीं भाई, रिक्वायरमेंट बनाकर बंद कर रहा हूं, नहीं पढ़ाऊंगा आज। फ्रेश दिमाग चाहिए इसको समझने के लिए। और मैं तो कहता हूं जिनके पास मॉड्यूल का प्रिंट आउट या ना हो ना, तो सिर्फ कुछ नहीं तो ट्रांसलेशन वाला जरूर प्रिंट आउट निकाल लेना, सही है। हाँ, और क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों? देखो, इनिशिएशन के लिए कुछ फैक्टर चाहिए जिन्हें कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स। प्रोकैरियोट में 3 चाहिए जिनके नाम है IF। आई मतलब इनिशिएशन, F मतलब फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3। अरे आपको नाम वाम नहीं याद रखना, बस याद रखना इनिशिएशन फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, सही है। इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, ये याद रखना है। और यूकैरियोट में मोर देन 3 चाहिए। नहीं लिख रहा हूं मैं ये नहीं लिख रहा कि यूकैरियोट में 10 चाहिए। यंग आरबीसी में ना 10 चाहिए होते हैं। नाम भी पता है मुझे, लेकिन नहीं लिखना है भाई। जो काम का नहीं है वो नहीं लिखना है, बस इतना करने से हो जाएगा। अरे नहीं याद करना है तो कोई बात नहीं, नहीं याद करो। और प्रोकैरियोट में 3 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। IF 1 2 3 ना याद करो, लेकिन ध्यान रखो जितने भी फैक्टर हैं सब प्रोटीन है। चाहे वो सिग्मा फैक्टर हो, चाहे रो फैक्टर हो, कोई सा भी फैक्टर हो, इनिशिएशन फैक्टर हो, सब ये प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, अब चलें। तो बच्चों, रिक्वायरमेंट क्या है इनिशिएशन की, वो समझ में आ गई। बस रिक्वायरमेंट्स बता दी है ना, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगली क्लास में बताऊंगा प्रोसेस, ठीक है। तो बच्चों, ट्रांसलेशन की बात जो मुझे करनी थी कर ली, इंट्रोडक्शन कर दिया कुल मिला के। अगली क्लास बहुत भारी रहने वाली है, मतलब लिखने पर ध्यान ना देना। हाँ सर, सेल में राइबोसोमल सब यूनिट मिलता है, मीनिंग असेंबल नहीं रहते, बिल्कुल। अरे तो मैं पूछता हूं भाई, बिल्कुल, ये तो मैं बताता हूं। अब टीआरएनए अपना अमीनो एसिड कैसे पहचानेगा? अरे डीएचयू लूप है ना, वो पहचानेगा। डीएचयू लूप के पास एंटीकोडॉन है, और एंटीकोडॉन, डीएचयू लूप जो है एंटीकोडॉन उसके पास है ना, टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन ऐसा है कि वो फिनाइलएलेनिन कोडॉन से जुड़ेगा, फिनाइलएलेनिन वाले कोडॉन से जुड़ेगा। मतलब तू ऐसे समझ ले, 61 टाइप ऑफ टीआरएनए मिलकर 20 तरह के एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज को पहचानते हैं। 61 टाइप ऑफ 61 टाइप ऑफ टीआरएनए मिलकर 20 तरह के अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज को पहचानते हैं, तब ना 20 तरह के अमीनो एसिड से जुड़ेंगे। ओके, ठीक है। अब बाकी बातें बाद में। अच्छा, रिवीजन स्ट्रेटजी बता दूं आज, है ना। टेस्ट मैनेजमेंट, अच्छा ठीक है। टेस्ट मैनेजमेंट ही चलो बता देता हूं। AIR सब बताऊंगा एक एक करके यार, अभी टेस्ट पर ही बात कर लेता हूं, है ना। कनेक्ट कैसे करें, MKG PDF पर यही करेंगे आज, टेस्ट को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। ओके, कंसिस्टेंट कैसे रहें उसमें बताना सर। आज आज की कथा को यहीं समाप्त किया जाए, बिल्कुल स्वाहा बोल सकते हो, है ना। और सुना दो, पेपर में कैसे मार्क्स इंप्रूव करें, टेस्ट मैनेजमेंट, टेस्ट एनालिसिस। हाँ, टेस्ट एनालिसिस मैनेजमेंट दोनों को मिक्स कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा, टेस्ट एनालिसिस पर बात कर देता हूँ आज। आज टेस्ट एनालिसिस पर, ठीक है। फिर टेस्ट मैनेजमेंट और वो सब दे देंगे, ठीक है। आ जाओ बच्चों, तो स्टार्ट करें, और क्या फिर घर चलें। आप तो घर में ही बैठे हो, आ जाओ। एनसीईआरटी की लाइन याद नहीं करना है, कोशिश करना है समझने की, और मैं जो समझा रहा हूं उससे एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आएगी, चिंता ना करें, है ना। टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं ना, रिवीजन स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे,
रिवीजन स्ट्रेटजी की बात करें, हाँ बच्चे एक दिन में सारे नहीं कर सकता मैं आपके टॉप। ये जो है ना, आप लोग तो मुझे मैसेज डाल सकते हैं, इंस्टा पर मेरे डाल सकते हैं वैसे तो, है ना, फिर मैं एक एक करके सब बना बना के बोलता रहूंगा, है ना। ठीक है बच्चों। हाँ, टाइम मैनेजमेंट और मॉड्यूल, चलो ठीक है, मैं यही बता देता हूँ, टेस्ट पेपर की एनालिसिस बता देता हूँ, है ना। फिर एक छोटा छोटा करके लाता हूँ चीज़ों को। अब इंस्टा पे मैसेज डाल दे मुझे, है ना, ये सारी चीज़ें, ओवर थिंकिंग वॉट एवर जो भी है सब एक एक करके अपनी तरफ से डालते जाओ, है ना। आ जाओ, देखो बच्चों, ये जो वीडियोस आते हैं इंस्टा पर उनमें ना कमेंट में डाल देना, ये सब सब मैं करता रहूंगा एक एक करके, है ना। ओके ठीक है बच्चों, आ जाइए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आ जाइए, स्टार्ट करते हैं क्या, एमकेजी पीडिया फॉर नीट 2026 एपिसोड 8, यही है ना, एपिसोड 8। बच्चों यहां पर मैं आज बात कर लेता हूं, टेस्ट देकर आप आ गए उसकी एनालिसिस कैसे करना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, टेस्ट देकर आ गए, पेपर फेंका, बात खत्म, ज्यादा से ज्यादा क्या करते, स्कोर चेक कर लिया, इतना आ गए, कोई दुखी हो गया, कुछ कोई खुश हो गया, बस काम खत्म। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। टेस्ट तब तक कंप्लीट नहीं बोला जाएगा जब तक आप उसकी एनालिसिस ना करें। एनालिसिस से मेरा मतलब है, आप आए एक पेज में, एक मेंटेन करें पेज को, या डायरी मेंटेन करें और उसमें लिखा करें कि फिजिक्स में मेरे क्वेश्चन नंबर ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन गलत लगा दिया, है ना, या फिर मैंने कोई रीडिंग मिस्टेक करी। हर एक क्वेश्चन जितने गलत हुए सबका लिखो। एक चीज ये करो, ये भी कमेंट करो कि इसकी तो नॉलेज ही नहीं थी मुझे, जो भी गलती थी क्यों हुई वो कारण लिखो, हर क्वेश्चन के सामने लिखो। ठीक, फिर बॉटम में आओ एनालिसिस के, क्या लिखोगे, फिजिक्स में कितने निगेटिव हुए, केमिस्ट्री में कितने हुए, बायो में कितने हुए, राइट। फिर अभी बाकी है, फिर इसके बाद ये लिखो कि पिछले टेस्ट में फिजिक्स में कितने मार्क्स आए थे, इस बार कितने आए, गेन हुआ या लॉस हुआ, केमिस्ट्री में भी बायो में भी। और ये जो एनालिसिस की, इसे दीवार पे चिपका दें, दीवार पे चिपका दें इस एनालिसिस को। अगली बार रोज दिखेगा आपको ये आपके सामने, गलतियों को याद दिलाता रहेगा। और माइनर देने जाने के पहले, टेस्ट देने जाने के पहले एक बार देख के जाओ कि क्या क्या गलती करी थी। ये रिहर्सल पेपर है, जो गलती पिछली बार हुई है अगली बार ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए, दूसरी हो जाए चलेगा, लेकिन गलतियां रिपीट नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, और अगर टेस्ट एनालिसिस करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। एमकेजी सर बायो या मनोज सर बायो, दो हैं इंस्टा आईडी।